मेथड, जो भी मेथड है मेथड लगाओ और डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो। डेप्रिसिएशन निकाल के बेचो या पार्ट बेचो, तीन काम बाबू, कितने काम? तीन। पहला मशीन का पैसा आएगा बाय बैंक, दूसरा डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के बाद ये बैलेंस शीट अगले साल का बीडी बन जाएगा, फिर ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। बात करेंगे आगे बाबू, आगे मेरे बच्चे ध्यान से। अगर मैं आपको करूं तो मैं एक चार्ट, हाथी मेरे सीओ फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीओ अरुण सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं, डे 6 बोले तो जीएनजी 2.0। और आज हम निपटाने वाले हैं डेप्रिसिएशन का टाटा बाय बाय। मतलब आज हम डेप्रिसिएशन को खत्म करने वाले हैं। लास्ट क्लास 2 लेक्चर ऑलरेडी लगा चुके हैं। हमने डेप्रिसिएशन का बेसिक पार्ट कवर कर लिया था, मेथड सारे कवर कर लिए, कंपोनेंट कर लिए, और उसके बाद अपना मशीन अकाउंट बनाना भी सीख लिया। प्रॉपर तरीके से हमने मशीन अकाउंट बनाए थे और प्रॉपर हमने पार्ट वाला क्वेश्चन करा था जिसमें ऑलरेडी हमने सारा काम कर लिया था, एसएलएमओ, डब्ल्यूडीयू वगैरह वगैरह। आज हम चेंज इन मेथड पे काम करेंगे, रिवॉल्यूशन पे काम करेंगे, रिवीजन पे काम करेंगे, और लास्ट में जाते जाते इंटेंजिबल एसेट के बारे में बात करके खत्म करेंगे अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर को। बच्चों अगर नए हो तो जल्दी से वीडियो को कर लो लाइक, प्यारा सा कर दो कमेंट, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मचा दो शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों में कि सर जी जीएनजी चल रही है। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं बाबू, लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना मेथड ऑफ चेंज। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने कहा था सर जी अब तक डेप्रिसिएशन में जो हमने बात करी है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट है, लाइफ 12 महीने से ज्यादा है और आपने खरीदा है, हेल्ड फॉर यूज इन दी बिजनेस। अब उसे आप यूज करोगे, वियर एंड टियर होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, टाइम बीतेगा, परमानेंट डिक्लाइन आएगा उसकी वैल्यू में, जिसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे तीन कंपोनेंट चाहिए, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, उसकी स्क्रैप वैल्यू चाहिए, और उसकी लाइफ चाहिए, कितने साल चलेगा। अगर ये तीनों मेरे पास है तो मेरा जहां मेरे पास है बेटा सीधा डेप्रिसिएशन मेथड चूज करो, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, या इधर मशीन आवर डिप्लीशन मेथड या प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जो भी मेथड है मेथड लगाओ और डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो। डेप्रिसिएशन निकाल के उसको मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट बना के दिखाओ। एसेट अकाउंट बनाने का तरीका ये, दो साइड, एक डेबिट एक क्रेडिट। एसेट आई तो एक काम, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक। एसेट ईयर एंड होगा बेटा, दो काम, डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीडी। डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीडी के बाद ये बैलेंस सीडी अगले साल का बीडी बन जाएगा, फिर ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी टिल जब तक हमने बेचा ना हो। जिस दिन बेचेंगे, चाहे मशीन बेचो या पार्ट बेचो, तीन काम बाबू, कितने काम? तीन। पहला मशीन का पैसा आएगा बाय बैंक, दूसरा डेप्रिसिएशन लगेगा क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन जो मशीन बेची है, और तीसरा नफा नुकसान, प्रॉफिट और लॉस। लॉस है तो क्रेडिट और प्रॉफिट है तो डेबिट, मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा छोटू सा वर्किंग नोट, जिसका मेन काम होगा आपका प्रॉफिट लॉस निकालने में भी और करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी, अगर इवन पार्ट भी है। खत्म करा था। अब हम आज बात करेंगे आगे बाबू। आगे क्या है मेरे बच्चे, ध्यान सुनना। अगर मैं आपको करूं तो मैं एक चार्ट में ही आपको पूरा चेंज इन मेथड और रिवीजन सब समझाने वाला हूं, आराम से देखना। सर अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो अपने पास जो डेप्रिसिएशन के कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो टोटल है बेटा तीन। मैं डिवाइड करूंगा चार में, मैंने तीन पढ़े, चार बनाता हूं। सबसे पहला है ओरिजिनल कॉस्ट, बिल्कुल सुनते रहना मेरे बच्चे। सबसे पहली ओरिजिनल कॉस्ट, के बाद इसकी यूजफुल लाइफ, उसके बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, जो भी आप बोलो, जो मन करे आपका, और चौथे नंबर पे जो हमारा है वो है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मेरे बच्चे होता क्या है, अगर मैं इन चारों की बात करूं कि ये चार चीज मुझे पता है तो मैं किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सर जी इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से चीजें एक्चुअल क्या है, तो ओरिजिनल कॉस्ट इज जनरली, अगर अभी फाउंडेशन लेवल पे बात करूं तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है। ये एक्चुअल होती है कि हमने इतना पैसा खर्च किया इसे रेडी फॉर यूज बनाने में, दिस इज माय ओरिजिनल कॉस्ट, ये एक्चुअल में पैसा गया है। सर ये कितने साल चलेगी, दिस इज फ्यूचर, एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये एस्टिमेशन है। सर जी कितने साल चलने के बाद क्या मिलेगा कबाड़ में, स्क्रैप में, लैंड द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज अगेन एस्टिमेशन। सर जी कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन के लिए बेटर है, वो डिपेंड करता है उसके पैटर्न ऑफ यूज पे, उसके रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे पे।
तो बेटा ये भी एक तरह का फ्यूचर में कैसे मशीन पैटर्न चलेगी, क्या खर्चे का एक अनुमान रहेगा, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन का मेथड चूज कर रहे हैं। दैट मींस अगेन दिस इज एन एस्टिमेशन, दिस इज एन एस्टिमेशन। अब पॉइंट ये है कि क्या ये जो अनुमान आपने लगाए, मशीन 10 साल चलेगी, 10 साल बाद 50,000 रुपए मिल जाएंगे और इक्वली चलेगी, एसएलएम लगा देते हैं। ये आपने जो अनुमान लगाए मेरे बच्चे, क्या आप इनको हमेशा के लिए श्योर कर सकते हो? क्या ये एस्टिमेशन आज है कल बदल नहीं सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो हमारा कहता है कि सर जी ये रिवाइज करने पड़ेंगे। बाबू क्या करने पड़ेंगे? रिवाइज। रिवाइज मतलब कि अगर आपको हर साल ईयर एंड पर इनको रिव्यू करना पड़ेगा और अगर आपके एस्टिमेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ जी। तो पॉइंट इतना सा है कि हाँ, AS10 कहता है कि आपको हर साल में के बाद ईयर एंड पे रिव्यू करना पड़ेगा कि जो एस्टिमेट आपने सोचे हैं क्या वो सेम अप्लाई हो सकते हैं। मान लो आपने लाइफ 10 साल सोची, पहला साल एंड होने के बाद आपको लगता है 9 साल बचे, हाँ बचे। दूसरे साल एंड होने के बाद आपको पता है 8 साल बचे, हाँ बचे। लेकिन तीसरे साल एंड होने के बाद आपको लगता है नहीं यार ये मशीन 7 साल नहीं चलेगी, 5 साल ही चलेगी, तो बेटा आपको विदिन 5 ईयर डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। दैट मींस AS10 का कहना है कि आपको ये जितने एस्टीमेट हैं बाबू, इन एस्टीमेट्स को रिव्यू करना पड़ेगा और अगर कहीं भी रिक्वायरमेंट लगती है रिव्यू करना पड़ेगा और कहीं भी रिक्वायरमेंट लगती है ईयर एंड पे, किसी भी ईयर एंड पे, तो इन्हें रिवाइज करके चेंज करना पड़ेगा और इसे बोलेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या बोलेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब आपके ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं क्या? नहीं सर, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहलाते हैं। और याद रखना सर, ये ऑलवेज जो होंगे वो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से होंगे। प्रोस्पेक्टिवली मतलब सर जी आज से ना कि शुरू से। मैंने मशीन 10 साल करके, मैंने मशीन 3 साल पहले खरीदी थी, आज मेरा रिवाइज हो गया डेप्रिसिएशन मेथड, आज रिवाइज कर रहा हूं मैं डेप्रिसिएशन की लाइफ, आज मैं रिवाइज कर रहा हूं स्क्रैप वैल्यू, तो आज से नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। जो 3 साल डेप्रिशिएट हो चुका है वो हो चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डेप्रिसिएशन मेथड या लाइफ या स्क्रैप वैल्यू शुड बी चेंज एज पर द रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रो मतलब शुरू से, ना 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 ना, फॉल्स। रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली AS10 कहता है ये AS5 के हिसाब से चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाता है। सर क्या ये चेंज होती है क्या? ये तो एक्चुअल वैल्यू, ये चेंज कैसे होगी? नहीं, ये चेंज नहीं होगी। बट AS10 इसकी भी एक पॉइंट देता है, कहता है आप चाहो आगे जाके पढ़ेंगे, सीए इंटर में आओ मेरे बच्चे कभी, तब हम पढ़ाएंगे कि AS10 कहता है इसे हम रीवैल्यू कर सकते हैं, इसे हम रीवैल्यूएशन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं या इसकी वैल्यू कम कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसका मतलब सर सब बदल सकता है? जी हाँ, अगर आप चाहो तो आप अपनी एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट को भी रीवैल्यू कर सकते हो, मतलब बुक वैल्यू को बढ़ा कम कर सकते हो, लाइफ, स्क्रैप वैल्यू और मेथड को तो चेंज कर ही सकते हो। ठीक है, सबसे मेजर अगर मैं बात करूं इसमें तो मेथड है। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में कोई चेंज आ रहा है तो उसको कैसे डील करेंगे वो एक तरीका है, लेकिन अगर लाइफ और स्क्रैप वैल्यू में चेंज आ रहा है तो कैसे डील करेंगे एक तरीका है। तो मैं पहले यही सारा पार्ट समझाने वाला हूं, फिर आराम से काम। आओ मेथड शुरू करें। बेटा अगर आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया, आराम से समझना, बहुत इजी टॉपिक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपने चेंज किया तो आपके सामने जो आपके कोर्स में वो दो मेथड बनेंगे। या तो आप पहले एसएलएम ले रहे थे और फिर डब्ल्यूडीवी लगाने लगे, सीधी बात है, पहले एसएलएम फिर डब्ल्यूडीवी, खत्म, केस नंबर 1। या फिर बाबू पहले डब्ल्यूडीवी और अब आपने कहा ना जी ना मेरे बाबू एसएलएम। ओ, तो मेरी बात सुनना, ये दोनों ही चेंज मेरे बच्चे कैसे होंगे? प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जो हो चुका है वो हो चुका है, बात खत्म। तो मान लो अगर आपने मशीन खरीदी थी 1 लाख की, बेटा एग्जांपल के लिए मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख की और आपने इसे डेप्रीशिएट किया था मान लो 10% पर एनम के रेट से एसएलएम, 10% पर एनम के रेट से एसएलएम। तो ये बताओ 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, आपको लगता है कि भाई साहब हम अब डब्ल्यूडीवी लगाएंगे, तो क्या होगा? तो पहले ये बताओ 3 साल आपने कितना डेप्रिशिएट कर रखा हो? इजी समझना यार, तो 1 लाख का 10% 10,000, तो इसका मतलब आज की बुक वैल्यू, अगर मैं बोलूं बुक वैल्यू एट Y3 बिगनिंग, या Y3 नहीं, मैं बोलूं आफ्टर 3 ईयर ना, तो 3 साल बाद मतलब Y4 के बिगनिंग में इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 10,000 3 बार डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, तो बची कितनी होगी बाबू? 70,000। बोलो हाँ या ना? हाँ।
और आज से आपने कहा सर जी अब तो हम WDV लगाएंगे और 10% भी नहीं 15% पर एनम का रेट यूज करेंगे, तो बाबू जान दे देगा क्या तू? खत्म। जो हो चुका जो हो चुका, यही जो 70,000 की वैल्यू बची इस पे 15% डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दो, खत्म हो गया, पहला काम खत्म। अगर SLM से WDV जाते हैं तो बेटा जो लग चुका है लग चुका है। अब जहां जिस साल आपने चेंज किया वहां से ओपनिंग बुक वैल्यू से डेप्रिसिएशन WDV के नए रेट से लगाना शुरू। रेट नहीं चेंज कर रहे हो तो सेम रेट से लगाना शुरू, खत्म। पहला तरीका खत्म, इजी पीजी लल्लू पीसी। WDV टू SLM क्या है सर? मान लो यही सेम केस है सर जी, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख और WDV में आपका डेप्रिसिएशन था 10% पर एनम, ठीक है। 3 साल बाद जल्दी बताओ, आफ्टर 3 ईयर दैट इज बुक वैल्यू एट Y4 बिगिनिंग कितनी हो गई होगी? अब ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर उठाओ ना, अरे बैठे क्यों हो, कैलकुलेटर उठाओ। 1 लाख का 10% पहले साल 10,000, वैल्यू बची 90। अब 90 पे 10%, बेटा 90 पे 10%, ये क्या हो गया? 90,000 पे 10%, बेटा 9,000, 81,000। अब 81,000 पे फिर 10% लगाओ बेटा, 10% 8,100, तो वैल्यू बची है 72,900। ओ, WDV वैल्यू ज्यादा बचती है क्योंकि डेप्रिशिएट कम होता है। तो बेटा अब आपने क्या डिसाइड किया? SLM। अब आपने क्या किया? SLM। अब अगर SLM में क्वेश्चन में रेट दिया होगा, 99% रेट नहीं देता SLM में, तो सीधा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा दो 1 लाख पे 10%, बात खत्म। लेकिन वो कहेगा SLM पे बेटा अब हमने डिसाइड किया SLM, और अब हमारे हिसाब से इसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो हमें लगता है 5 साल है, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू हमने जो एस्टिमेट करी है वो मान लेते हैं बेटा 5,000। ओ, तो बताओ डेप्रीशिएशन, नया डेप्रीशिएशन निकाल के बताओ, नया डेप्रीशिएशन। तो बाबू आप यहां पे लगाओगे फॉर्मूला, SLM में फॉर्मूला लगाओगे न्यू डेप्रीशिएशन निकालने का, और बेटा न्यू डेप्रीशिएशन निकालने का फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। नहीं बेटा, वो तब लगता है जब पहले साल लगा रहे हो, जब एकदम फर्स्ट ईयर लगा रहे हो तब ओरिजिनल कॉस्ट यूज करोगे ना। अब तो 3 साल बीत चुके हैं, अब ओरिजिनल कॉस्ट नहीं उठा सकते, रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? फॉर्मूला लगता है जो भी बची हुई वैल्यू है बुक वैल्यू एट Y4 प्लस या सॉरी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, नहीं रिमेनिंग लाइफ। ओ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। भाई देखो, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ डिवाइड करो, या रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय रिमेनिंग वैल्यू, बात तो सेम ही है। नहीं आई बात समझ? आपने ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ करोगे वो भी फॉर्मूला चलता है, या बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करोगे वो भी फॉर्मूला चलता है, पर यहां यही वाला चलेगा, ओरिजिनल वाला नहीं चलेगा क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू कितनी है बेटा? लिखता हूं 72,900। सर जी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000, और लाइफ रिमेनिंग कितनी बची है? 5 साल। तो नया डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ? दैट इज 13,580 डेप्रिसिएशन एज पर द न्यू डेप्रिसिएशन SLM। खत्म, खत्म बाबू खत्म, ठीक है। अगर WDV पे जाना है तो बेटा सीधा रेट लगा दो, बात खत्म, जो बची हुई वैल्यू है। अगर SLM पे जाना है तो नया फॉर्मूला लगा दो, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जो भी बुक वैल्यू बची है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। क्लियर है? मैं एक चीज और बताता हूं सर, रिवीजन। अगर आपका कभी बेटा कभी लाइफ चेंज हो जाए, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए, इवन ओरिजिनल कॉस्ट जो भी है आपकी वो रीवैल्यू हो जाए, अभी रीवैल्यू के भी प्रिंसिपल बता दूंगा, तो पॉइंट तो नया डेप्रिसिएशन कैसे निकाल? WDV भूल जाओ क्योंकि WDV में नया रेट निकालना होता है, वो आपके पार्ट का नहीं है। पर SLM में अगर नया डेप्रिसिएशन लगाना है तो ये सारे चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होते। तो हमेशा याद रखना है SLM में फॉर्मूला क्या लगाओगे? आप लगाओगे बुक वैल्यू, जिस दिन ये चेंज हो रहा है, मान लो 3 साल बाद चेंज हुआ, तो बुक वैल्यू एट बिगिनिंग आफ्टर चेंज करने के बाद। हाँ, लेकिन इस वैल्यू में आपको रिवाइज उठाना है। रिवाइज क्या? दैट इज रिवैल्यूएशन इंपैक्ट डाल देना है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ाई है आपने तो बढ़ा दो, कम करिए तो कम कर दी, माइनस रिवाइज स्क्रैप वैल्यू, आप रिवाइज स्क्रैप वैल्यू डालो, और डिवाइडेड बाय रिवाइज रिमेनिंग लाइफ। जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दो, तो बेटा अपने आप रिवाइज न्यू डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो SLM तो सीधा सीधा पंगा है बाबू, चाहे मेथड चेंज करो, चाहे वैल्यू चेंज करो, चाहे स्क्रैप वैल्यू चेंज करो, चाहे लाइफ चेंज करो, आपका यही फॉर्मूला लगेगा, बात करो।
नई वैल्यू डिवाइडेड बाय नई लाइफ। क्लियर है? तो मेथड सिंपल है बाबू, अगर मेथड चेंज करोगे तो नई वैल्यू से डेप्रिसिएशन करोगे, कल को आप इनमें से कोई चेंज करोगे तो ये वाला फॉर्मूला। डब्ल्यूडीवी में लफड़ा नहीं है, डब्ल्यूडीवी में जो वैल्यू बची है वही डेप्रिशिएट करेंगे, और डब्ल्यूडीवी में अगर ये सब चेंज कर रहे हो तो नया रेट निकालना पड़ेगा वही फॉर्मूला लगा के जो आपने पढ़ा है, लेकिन वो हमारे कोर्स का पार्ट खत्म हो गया बेटा ऑलमोस्ट। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया सा मैं तो, ठीक है क्वेश्चन कराता हूँ। लो जी, आपके पीवाईक्यू जैन 25 का क्वेश्चन, सब बढ़िया सा मक्खन नजर आ जाएगा, आ जाओ जल्दी। कह रहा है सर जी, एक मशीन खरीदी थी, सेकंड हैंड मशीन थी, हमने 1 अप्रैल 2021 में 15 लाख की खरीदी थी, फिर 2 लाख का खर्चा किया हमने उसके रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। तो बेटा फोटो बनाओ जल्दी से, ये लो जी फोटो। 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 हमने M1 परचेज करी है बेटा, M1 परचेज करी है कितने, 15 + 2 17 लाख की, शाबाश जी शाबाश, 17 लाख की M1 खरीदी। 1 अक्टूबर 2021, इसी साल के अक्टूबर में, 1 अक्टूबर बाबू, 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक और मशीन खरीदी 9 लाख की, और इस पे इंस्टॉलेशन खर्चा पे किया 20,000 रुपए। ठीक है जी, तो M2 परचेज करी है, 9 लाख की खरीदी, 20,000 खर्चा पे किया, 9,20,000 की हो गई, शाबाश जी शाबाश। आगे चलो, कह रहा फॉर्म ने शिफ्ट करी है मशीनरी परचेज जो करी थी 1 अप्रैल 21 को, ओपनिंग वाली मशीन M1 शिफ्ट करिए नए प्लांट में, और फ्रेट पे किया 10,000। बेकार है बाबू, शिफ्ट करने से कोई नई मशीन बदल थोड़ी ना जाएगी, और 6 महीने बाद शिफ्ट करोगे तो कोई नया खर्चा आ जाएगा क्या, नहीं, इग्नोर मारो, खत्म। चलो आगे, कह रहा हमने पॉलिसी लगाई थी डेप्रिसिएशन 12% पर एनम, डब्ल्यूडीवी मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो ओरिजिनली हमने सोचा था डब्ल्यूडीवी से 10% नहीं सॉरी 12% का रेट, बेटा 12% पर एनम का रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है जी, कह रहा है 1 अप्रैल 2023, आज नहीं कल नहीं, 1 अप्रैल 2023 को बेटा, 1 अप्रैल 2023 को साल में ही हमने डिसाइड किया है कि अब मेथड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम कर देंगे बेटा, मेथड चेंज आज से एसएलएम। ओ मतलब इस साल जो भी होगा वो एसएलएम में होगा, और एसएलएम पे हमने क्या डिसाइड किया है कि रिमेनिंग लाइफ जो बचेगी वो 5 साल बचेगी, बोथ दी मशीन जो हमने स्क्रैप वैल्यू और नो स्क्रैप वैल्यू जो हमने खरीदी है, तो दोनों ही मशीन की यहाँ पर M1 एंड M2 की जो रिमेनिंग लाइफ है बेटा, रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है, 5 साल बचेगी, और बाबू स्क्रैप वैल्यू 0 मानेंगे। ठीक है जी ठीक, लेकिन अक्टूबर 2023 को, इस साल के अक्टूबर में, अक्टूबर 23 को बेटा हमने क्या करा है, जो पहली मशीन थी वो बेकार हो गई, उसे बेच दिया, मतलब M1 को सोल्ड कर दिया, M1 सोल्ड कर दिया 2.5 लाख में। और इतना ही नहीं बाबू, सेम डे एक मशीन खरीदी है 8,50,000 की, बोले तो M3 परचेज करिए, लेकिन अब इस पर एसएलएम लगाना है, तो बेटा इसकी लाइफ वाइफ बता दो जरा। तो क्वेश्चन कह रहा है इसकी लाइफ है बाबू, बाबू मेरा सोना, इसकी लाइफ है 10 साल और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 30,000, तो इसकी लाइफ है 10 साल, लाइफ 10 साल, और स्क्रैप वैल्यू 30,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू है। शाबाश, कह रहा है बाबू आपको मशीन अकाउंट बनाना है सिर्फ 31 मार्च 24 का, मतलब इतना काम कहां करेंगे, वर्किंग में बाबू, वर्किंग नोट में। सर उसने सिर्फ 24 तक का मांगा है आपसे अकाउंट, 31 मार्च 24 तक का, ये वाला साल आपको करना है, इससे पहले जो भी करोगे वो आप वर्किंग में। पर ये तो फोटो बनी, क्या भी पूरी फोटो बन गई, नहीं सर। अब हम लगाएंगे ईयर एंड, बताओ ईयर एंड कब कब आएगा सर, अप्रैल 21 से सीधा आएगा 31 मार्च 2022, दिस इज माय फर्स्ट ईयर एंड, ये हो गया मेरा Y1 एंड, जिससे पे दो काम होंगे, डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट। फिर आएगा 31 मार्च 2023, दिस इज माय सेकंड ईयर Y2 एंड, और इस पे भी दो काम होंगे, ये दोनों ईयर मुझे वर्किंग नोट में बनाने पड़ेंगे। हाँ तीसरा ईयर 23-24 हमारा मेन आंसर है। लेट्स बिगिन, शुरू करें। इजी क्वेश्चन है, होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। M1 खरीदा, M2 खरीदा, फिर 2 साल तक कुछ नहीं किया, फिर तीसरे साल में पहले तो मेथड चेंज कर दिया WDV से SLM, और फिर बेटा अपन M1 बेच के M3 खरीद। सर अगर ये WDV SLM टू WDV होता तब तो लफड़ा ही नहीं था, तब तो जो वैल्यू ओपनिंग में बची होती सीधा उस पर नया रेट लगा देता, बात खत्म। जो लफड़ा है वो WDV टू SLM नहीं है, SLM है, SLM टू WDV नहीं है। चलो आओ करते हैं सॉल्यूशन, मेरा बच्चा करेगा मेरे साथ में, लो भाई सॉल्यूशन, मशीन अकाउंट बनाएंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो भाई क्रेडिट और डेबिट, डेट पर्टिकुलर
अमाउंट पेड और अमाउंट। ठीक है, पक्का सर। जो मुझे इस बार पता है वो क्लियरली पता है, इस बार जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल 23 को होगा। और बेटा क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी, M1 का बैलेंस अलग और M2 का अलग। पर इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 1। मुझे नहीं पता कि M1 और M2 की वैल्यू क्या है, तो बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, इधर आ जा, बैलेंस निकालते हैं। वर्किंग नोट 1 क्या करेंगे, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 23 अलग। बेटा ओरिजिनल कॉस्ट ये खरीदिए 1 अप्रैल, ये खरीदिए 1 अक्टूबर 21 को, सॉरी 23 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 अप्रैल 2021 को ये खरीदी अक्टूबर में। बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर, ये करी थी हमने, ये 17 लाख की पड़ी थी और ये 9,20,000 की, तो ये 17 लाख की पड़ी। हम WDV का मेथड यूज कर रहे थे, तो माइनस डेप्रीशिएशन रेट 12% 2021-22 का, बताओ कितना कितना आएगा। तो उस पे तो पूरे साल का आएगा। बेटा कैलकुलेटर उठा लो, मजा तो तभी आएगा। मैं करूं और मेरा बच्चा भी करे साथ में, तो क्या बात है। 2,04,000 का डेप्रीशिएशन पहला, तो इसका मतलब बुक वैल्यू बचेगी 1 अप्रैल 2022 को, बताओ कितनी सर, ये बचेगी 14,96,000। मजे की बात है, इसमें फिर से डेप्रीशिएशन माइनस कर देता हूँ एट द रेट 12% 2022-23 का, तो बेटा इसका फिर से 12% आ जाएगा 1,79,520। और ये वैल्यू फाइनली जो मुझे चाहिए वो आ जाएगी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2023 की। M1 की तो आ गई बेटा कितनी, 13,16,200, 16,16,480 रुपए। शाबाश, इजी पीजी। उधर आ जाओ, 9,20,000 का 12% और बेटा 6 महीने का, ये आ गया 55,200। 55,200 माइनस करोगे 9,20,000 में, 8,64,000, 64,800, उसका 12%, उसका 12% निकालो, 1,03,776 माइनस करो 7,61,024। दिस इज द वैल्यू जो मुझे चाहिए, दिस इज द वैल्यू। हाँ भाई, तो यहां तक मेरा पहला वर्किंग खत्म हुआ कि सर जी अपने को ये पता चला, इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 13,16,400, और इसकी कितनी है 7,61,000, बाबू कितनी 24। बढ़िया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहां तक पूरा काम खत्म, इजी पीजी, पूरा वर्किंग में हो गया बेटा, कोई हमने काम करना ही नहीं था, सीधा सीधा वर्किंग में अपना ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब चलो ये ईयर में, इस ईयर में आगे बढ़ोगे बेटा, सीधा अक्टूबर को रखो। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ है सर, वो तो ईयर एंड पे या ईयर जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब देखेंगे ना। अभी तो अक्टूबर में मशीन बेची, अब मशीन बेचने पे कितने काम बेटा, 3। पहला काम 1 अक्टूबर 2024, सॉरी 23, पहले काम करते हैं खरीद लेते हैं, वो काम इजी है। तो खरीदने पे तो बेटा टू बैंक सीधा, और मैंने कहा M3 आ जाएगी, कितने की खरीदी है बेटा, 2,50,000 नहीं 8,50,000 की M3 खरीदी है, तो खरीदने का काम तो हो गया। लो भाई टाटा बाय बाय, डेप्रिसिएशन बाद में लगेगा ईयर एंड पे। अब बेचने में आ जाओ बेटा, पहला काम बेचा बाय बैंक M1 2,50,000 रुपए, बढ़िया, बोलो हाँ है ना। उसके बाद बेटा 1 अक्टूबर 2023, यही ध्यान देना, बाय डेप्रीशिएशन M1 पे, जल्दी बोलो, 13,16,480 का 12%। WDV लगाऊं, नहीं SLM, तो SLM कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बोलो। बुक वैल्यू बेटा, बुक वैल्यू कितनी है 13,16,480, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ कितनी बची है 5 साल, और कितने महीने का लगाना है 6 महीने। ओ ये बात है, हाँ ये बात है। बताओ 13,16,480 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 1,31,648। वर्किंग नोट नंबर, प्रॉफिट लॉस निकाल दो, प्रॉफिट लॉस ऑन M1, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बेटा सेल वैल्यू कितनी है 2,50,000, बुक वैल्यू सीधा सीधा निकालता हूँ, बताओ ये बुक वैल्यू ओपनिंग में थी, मैं से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 13,16,480 में से 1,31,400 648, 648, तो कितना माइनस 13,16,480 और प्लस 2.5 लाख, तो बेटा सीधा सीधा
9,34,832 का लॉस आ गया सर जी। और यहाँ डालेंगे 1 अक्टूबर 2023 बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल। वर्किंग नोट नंबर बेटा कितना, 9 लाख, हाँ जी 34,832। खत्म, खरीद लिया, बेच दिया। अब क्या होगा बाबू, अब क्या होगा, अब सीधा ईयर एंड पे आओगे बेटा। ईयर एंड पे दो काम, डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीडी, डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीडी। आ जाओ भाई, 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा मेथड, एसएलएम। M1 तो गया, M2 और M2 कितने की है, 7,61,024 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय लाइफ 5। बोलो है ना, पूरे 12 महीने का, तो 7,61,024 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 1,52,205 रुपए कर देते हैं राउंड अप। ठीक है, इधर M3 की बात करो, ये 8,50,000, इस पे नॉर्मल पहला साल ही लग रहा है तो ओरिजिनल कॉस्ट वाला फॉर्म लग जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000, याद है मुझे, और लाइफ है इसकी 10 साल, है ना। लाइफ कितनी थी इसकी, 10 साल। और बेटा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि अक्टूबर में खरीदा है। 6/12 बताओ कितना हो जाएगा, 8,50,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, 41,000। बस मेरे बच्चे बस, 31 मार्च 24 बाय बैलेंस सीडी। क्या सिखाऊं मैं इसमें यार तुम्हें, M2 अलग और M3 अलग। बताओ M2 कितने की बची, 761 में से, 761,024 में से माइनस कर दो 1,52,205, तो ये बची 6,08,819। और बेटा ये कितने की बची है, 8,50,000 में से 41,000 माइनस होगी 8,09,000, टोटल लगा दो भाई साहब, और ये हमारा काम खत्म। दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन मेथड। अब होप तो आपको बढ़िया से चेंज इन मेथड समझ आ गया होगा। SLM हो या WDV हो, WDV में करा ही नहीं रहा, तो SLM मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये आता है। SLM तो WDV होता तो लफड़ा ही नहीं होता, बिल्कुल इजी काम होता, सिंपल सिंपल डेप्रिसिएशन। खत्म करते हैं चेंज, बस इतना, इतना सा ही है, खत्म। बस रिवीजन पे सर एक क्वेश्चन करा दो, तो एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे भी है, ठीक है। जल्दी रिवॉल्यूशन पे बाद में आते हैं। इधर देखो, कह रहा है एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है बाबू, की एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 12 लाख, जिसे हमने SLM से डेप्रिशिएट किया था, अज्यूम करके 10 साल वर्किंग लाइफ और 0 रेजिडुअल वैल्यू। तो मतलब कहीं ना कहीं हर साल 1,20,000 डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, 1,20,000 का डेप्रिशिएशन ओरिजिनली लग रहा होगा। कह रहा है सर जी 3 साल तक हमने किया, 3 साल के बाद, मतलब 3 साल एंड में बोलो या 3 साल बाद, मशीन को रीवैल्यू कर दिया गया अपवर्ड, मतलब एक वैल्यू बढ़ा दी गई है 60,000 से। और अब हमें लगता है बेटा 7 साल लाइफ बचनी चाहिए, पर हमें लगता है 9 साल चलेगी। ओहो हो, तो कह रहा 4th ईयर का डेप्रिसिएशन। बताओ, इस बार मेथड चेंज नहीं किया है, इस बार लाइफ चेंज कर दी, इस बार आपकी वैल्यू और रिवैल्यूएशन कर दिया, तो क्या होगा, आप कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन। आप कहोगे सर जी पहले ये बताओ, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे भाई, सबसे पहले ये निकालो कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू एट Y4 बिगनिंग, कि 3 साल बाद मेरे मशीन की वैल्यू क्या है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं निकालना ना, प्रोस्पेक्टिवली निकालना है। तो बेटा कैसे करेंगे, हम कहेंगे ओरिजिनली कितना था, हमने ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो थी 12 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 12 लाख, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन SLM से 3 सालों का एक साथ। बताओ, तो आप बोलोगे 12 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ 10, ये एक साल का मल्टीप्लाई बाय 3 से कर दो, तो इसका मतलब 3,60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। तो इसका मतलब ये कितनी बची होगी, जल्दी बताओ। अगर 12 लाख में 3 लाख की डेप्रिशिएट हो चुका है, तो ये बचा है 8,40,000। शाबाश, इसे मैं बोलूंगा बुक वैल्यू एट Y3 एंड या Y4 बिगनिंग। बढ़िया। अब आप कहोगे नाउ, अब निकालेंगे कैलकुलेट रिवाइज डेप्रिशिएशन। आप कैलकुलेट करेंगे रिवाइज डेप्री, ठीक है। बताओ, रिवाइज डेप्रिसिएशन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे डेप्रिसिएशन, रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा रिवाइज्ड बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू माइनस रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ, जो भी है सब रिवाइज कर, सब रिवाइज कर दो। अब बेटा जल्दी बताओ, हमारे पास बुक वैल्यू कितनी थी, 8,40,000,
पर हमने 60,000 अपवर्ड कर दिया, तो 8,40,000 प्लस 60, तो नई वैल्यू आ गई है 9 लाख रुपए। ओ सर ये यहीं से चेंज होगा, सब यहीं से चेंज होगा, पुराना रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं, यहीं चेंज होगा। प्लस स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बताई, बताई होती तो माइनस कर देता। रिमेनिंग लाइफ भी अब जो नई बची है वो बेटा लगाई गई है 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 9, दैट मींस 1 लाख रुपए पर एनम का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, दिस इज रिवाइज। तो ये आपका रिवीजन है। यहाँ पे आप कहते हो कि सर जी अगर आपका डेप्रिसिएशन रिवाइज हो रहा है तो कैसे करेंगे, बस यही पॉइंट है, दूसरा ही पॉइंट खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवीजन, ऑल अबाउट आपका चेंज इन मेथड, ठीक है। वैसे तो ये पार्ट खत्म हो जाता है, पर मैं रिवॉल्यूशन पे भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन रिवॉल्यूशन में रिवॉल्यूशन इंपैक्ट के ऊपर है। कैलकुलेशन पार्ट तो खत्म, कैलकुलेशन पार्ट तो खत्म कि भैया अगर रिवॉल्यूशन होता है, अब आप जहां तक डन है मेरे हिसाब से हो गया होगा बेटा, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि आपको कहाँ कोई चीज फंस रही है या क्लियर है। अगर आप एक कमेंट करोगे ना कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, तो बाबू मेरे को आगे श्योरिटी होती रहेगी कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ मेरा बच्चा समझ रहा है। वरना इन्हीं चीजों पे मैं दोबारा से एक्सरसाइज करूंगा कि ठीक है यार जब हम लाइव सेशन लेंगे तो इन पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है पक्का। तो प्यार से लिख दो जल्दी से कि सर यहाँ तक सब क्लियर है, मक्खन इजी पीसी। तो बेटा हमारा सब क्लियर हो गया, चेंज इन मेथड क्लियर है, और हमारा रिवीजन क्लियर है कि अगर कोई लाइव वाइव भी चेंज करेगा तो इस तरीके से करेगा। अब ना एक पॉइंट आता है रिवॉल्यूशन। सर रिवॉल्यूशन का आपको पता है, रिवॉल्यूशन आपको एएस10 अलाउ करता है, और दो तरीके से रिवॉल्यूशन हो सकता है, या तो अपवर्ड हो सकता है, अपवर्ड रिवॉल्यूशन मतलब आप एसेट की वैल्यू बढ़ा सकते हो, या आपको डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन, डाउनवर्ड मतलब आपको लगता है मार्केट में वैल्यू जो फेयर वैल्यू है मशीन की वो फेयर वैल्यू गिर गई है। अगर आप अपवर्ड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको पता है ये रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है, ये बोलते हैं रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। और अगर आप बढ़ा रहे हो तो इसे बोलते हो रिवॉल्यूशन लॉस। क्या पार्टनरशिप में भर भर के पड़ा है। अब नाउ पॉइंट ये होता है कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो नॉर्मली अगर मैं ट्रीटमेंट बोलूं फर्स्ट ईयर, अगर ये फर्स्ट ईयर है पहली बार आ रहा है, पहली बार रिवॉल्यूशन, तो हमारा AS10 कहता है ऑफ कोर्स एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी, और बेटा ये जो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को हम रिकवर नहीं करेंगे, पीएनएल में नहीं डालेंगे क्योंकि अब प्रूडेंस है, तो हम इसे एक सेपरेट गुल्लक में डालेंगे टू रिवॉल्यूशन रिजर्व। मैं नेट एंट्री कर रहा हूं रिवॉल्यूशन रिजर्व। तो अगर आपसे आपको ये तो पता है कि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो पता है, ये तो हमने कर लिया, अभी नया डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया कि एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, अगर लॉस होता तो घटा देता, वो कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रीटमेंट क्लियर है, एसेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैलकुलेशन आ गई, डेप्रिसिएशन से क्या हिलेगा वो। पर ना वो ये बोलता है कि इसका दूसरा इंपैक्ट, जो ये वैल्यू बढ़ी है इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, क्या ये पीएनएल में इनकम में जाएगा, नहीं नहीं, ये रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा। हाँ अगर रिवॉल्यूशन लॉस हो रहा है बाबू, तो ऑफकोर्स एसेट की वैल्यू कम होगी, पीपी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लॉस आप तुरंत पीएनएल में डेबिट करो। ओ मतलब लॉस पीएनएल में डेबिट होगा, और जो प्रॉफिट है वो रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, ये ट्रीटमेंट आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है कि जब जब रिवॉल्यूशन होगा तो आप प्रूडेंस होके लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हो पर प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते, बचपन से पढ़ते हैं। तो इसका यही ट्रीटमेंट होता है कि अगर रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हुआ है तो एसेट बढ़ाओगे और रिजर्व में डालोगे, बैलेंस शीट में नजर आएंगी दोनों चीजें। और अगर आपका लॉस हो रहा है तो एसेट कम करोगे, पीरियड में डेबिट कर दोगे, मतलब बैलेंस शीट में आपका एक ट्रीट। ओके जी, पर ये तो फर्स्ट ईयर है, अगर फर्स्ट ईयर हो रहा है ये है, लेकिन व्हाट अबाउट अगला नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर, आगे सालों में। अब मान लो यहां पे आपके सामने एक लास्ट दो केस बनेंगे जो याद रखें कि सर पहले साल रिवॉल्यूशन प्रॉफिट था, लेकिन अगले साल फिर से रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हुआ है, मतलब अपवर्ड हुआ है, नेक्स्ट ईयर फिर से अपवर्ड हुआ है, तो बेटा फिर से आप एसेट को बढ़ाओगे, एसेट अकाउंट डेबिट करोगे और रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल दोगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल दोगे, क्योंकि सेम 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 सेम, पिछले साल भी प्रॉफिट, इस साल भी प्रॉफिट, पिछले साल भी रिजर्व में गया था, इस साल भी रिजर्व में, सेम ट्रीटमेंट कैरी होगा। पिछले साल भी लॉस हुआ था बाबू, पिछले साल भी लॉस हुआ, इस साल भी लॉस हुआ, रिवॉल्यूशन लॉस, दैट इज डाउनवर्ड। जब सेम सेम हो रहा है, डाउनवर्ड है बाबू, अगर ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो मेरा बच्चा कहता है फिर से आप क्या करोगे, पीएनएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू एसेट, टू एसेट मतलब पीएनएल में डेबिट करो। एक चीज याद रखो भाई, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, ओ हो, मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैं इतना बोलूंगा कि अगर पिछले साल भी प्रॉफिट है, पिछले साल प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट,
दोनों ट्रीटमेंट रिजर्व में, क्योंकि प्रॉफिट सुनते ही रिजर्व में जाना चाहिए। पिछले साल भी लॉस, इस साल भी लॉस, अगले साल भी लॉस, दोनों लॉस पीएनएल में जाने चाहिए। कॉमन ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट ये है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिजर्व में जाता है और रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में जाता है। पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो, 10वां साल हो, अगर सेम चीज चलती आ रही है तो वो प्रॉफिट में ही जाएगा, रिजर्व में जाएगा, और अगर लॉस चलता आ रहा है तो लॉस अपना पीएनएल में जाएगा। बट कहानी कब बदल जाती है? जब पहले साल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था और अगले साल रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। ओ, पहले साल रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, अगले साल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो। ओ, तो बेटा फिर आपको उल्टा करना। अगर पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था तो आपका पैसा रिजर्व में गया था, तो अब लॉस सीधा पीएनएल में नहीं जाएगा। आप एसेट को तो कम करोगे, ऑफ कोर्स एसेट कम होगा, पर इस बार पीएनएल डेबिट नहीं होगा। इस लॉस की भरपाई आप रिजर्व से करो। भाई ये गुल्लक बनाइए ना, इस गुल्लक में से भर लो। तो इस बार पीएनएल सीधा नहीं जाएगा, आप पहले करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट जितना है, हाँ रिजर्व से ज्यादा हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, इफ एनी। अगर इफ एक्स्ट्रा है, एक्सीड करता है, तो ऑफ कोर्स पीएनएल में जाएगा। ये ट्रीटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि सर जी अगर पिछले साल रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाता तो तुरंत फिर पीएनएल में नहीं जाएगा, रिजर्व से पहले निकलेगा, रिजर्व से ज्यादा हुआ तो पीएनएल में जाएगा। सर पिछले साल पीएनएल में गया था तो इस बार प्रॉफिट रिजर्व में नहीं, इस बार एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, ऑफ कोर्स पिछले साल लॉस डेबिट किया था तो इस साल उस लॉस की रिकवरी मानेंगे टू पीएनएल, जितना प्रीवियस ईयर लॉस है, जितना प्रीवियस ईयर लॉस है। हाँ प्रीवियस ईयर लॉस 10,000 था, प्रॉफिट हो गया 15, तो जो एक्स्ट्रा 15 है वो रिजर्व में जाएगा। ओ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बात समझ आ रही? खत्म। तो कई बार आपसे रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट पूछ लेता है कि भाई साहब आपको ये तो पक्का है कि एसेट में प्लस माइनस कोई भी साल हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, रिवैल्यूएशन लॉस से एसेट की वैल्यू कम होगी। ये तो एक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बेटा नॉर्मली समझना है, अगर रिजर्व है, सॉरी प्रॉफिट है तो रिजर्व में जाता है, लॉस है तो पीएनएल में जाता है। पर अगर चेंज हो रहा है, पहले प्रॉफिट फिर लॉस, पहले लॉस फिर प्रॉफिट, तो पिछले साल की रिवर्सल होगी, पिछले साल की रिवर्सल होगी। क्या स्क्रीनशॉट ले लो? होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन कराता हूं, आ जाओ जी। मेरा एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, कह रहा है एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारी, मशीन मशीन मान लो, मान लो, जिसकी बुक में वैल्यू है बेटा 35 लाख रुपए। शाबाश। कह रहा है हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस, बोले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व किया था, 31 दिसंबर 2022 में हमारे पास इस दिन पे 3 लाख का रिजर्व पड़ा है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि हमने पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बुक किया होगा पिछले साल, पिछले साल हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ होगा, हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व में पैसा पड़ा है, तो इस बार प्रॉफिट हुआ तो ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो इससे रिवर्सल होगी, इस बार सीधा लॉस पीएनएल में नहीं जाएगा। आगे पढ़ो। कह रहा है एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिवैल्यूएशन, हम रिवैल्यू करते हैं ईयरली बेसिस पे, एक और रिवैल्यूएशन किया गया है, इसका मतलब है सब्सिक्वेंट, सेम ईयर, फर्स्ट ईयर नहीं है, पहले भी हो चुका था, अभी दोबारा रिवैल्यूएशन हो रहा है 31 मार्च 2022 को। और कह रहा है बताओ इंपैक्ट क्या होगा अगर फेयर वैल्यू, तीन कंडीशन बना दी इन्होंने, तीन। कहता है फेयर वैल्यू बेटा कितनी है? 35 लाख, केस नंबर 1। फेयर वैल्यू कितनी है बेटा? 31 नहीं, पहली वाली है 37 लाख, 37 लाख, फिर है 31 लाख, 33 लाख, 33 लाख, और फिर है 36 लाख। तीन केस बनाए हैं। कह रहा बताओ जबकि इसकी बुक वैल्यू, बेटा बुक वैल्यू कितनी है? 35 लाख, मतलब बुक्स में हमारी 35 लाख है, और फेयर वैल्यू बोले तो मार्केट वैल्यू। बेटा आप पार्टनरशिप पढ़ के आए हो, मुझे जल्दी बताओ, अगर मैं केस नंबर 1 पूछूं, जल्दी जल्दी बताना। 35 लाख की वैल्यू है, मार्केट में 37 है, बेटा फायदा या नुकसान? अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड बोले तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। एंट्री क्या करोगे? आप कहोगे भैया पिछले साल भी प्रॉफिट था, इस साल भी प्रॉफिट है, पहले तो 2 लाख के प्रॉफिट है, 2 लाख से एसेट बढ़ाओ, पीपी अकाउंट डेबिट, एंट्री मांगी ना उसने, पीपी अकाउंट डेबिट, 2 लाख से एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और बेटा ये फायदा सीधा आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलो या रिजर्व बोलो, एंट्री क्रेडिट हो जाएगी 2 लाख। क्यों? क्योंकि पहले भी प्रॉफिट था, इस साल भी प्रॉफिट है, कोई चीज नहीं, सेम ट्रीटमेंट। ओ, अगर 35 से 33 हो गया तो बेटा फिर डाउनवर्ड हुआ है, डाउनवर्ड हुआ है मतलब रिवैल्यूएशन लॉस है, लॉस है तो एक बात तो पक्की है, पीपी की वैल्यू कम होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटा एक मिनट देना, हाँ जी, पीपी अकाउंट,
पीपी अकाउंट कम होगा, ठीक है, सेंट्रल लिखता हूँ, 2 पीपी कितना 2 लाख रुपए। अब पॉइंट ये है मेरे बच्चे, पीपी कम होगा तो लॉस है, लॉस तो पीएनएल में डेबिट होता है, हाँ पहला साल होता तो पीएनएल में डेबिट होता। पर बाबू अगर हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व पड़ा है वो भी 3 लाख का, तो काय को पीएनएल, काय को पीएनएल, रीवैल्यूएशन सरप्लस, और जरूरत भी नहीं है बेटा क्योंकि 2 ही लाख चाहिए, हमारे पास तो 3 लाख पड़ा है, खत्म। हो ये बात बढ़िया। और लास्ट बेटा 31 फिर से कम हो गया, फिर से डाउनवर्ड, फिर से डाउनवर्ड, रिवैल्यूएशन लॉस, कितना लॉस, 4 लाख का लॉस है बाबू, 35 से 31 रह गया। 2 पीपी, कितने से पीपी गई बेटा, पीपी गई 4 लाख से। ओ अब 4 लाख के लॉस की भरपाई कहां से होगी सर, रिजर्व पड़ा तो है, रिजर्व पड़ा तो है, वहां से निकाल लो। पर बेटा रिजर्व में तो सिर्फ 3 लाख पड़ा है, रिजर्व में तो सिर्फ 3 लाख पड़ा है, वट अबाउट 1 लाख, 1 लाख जिसका कोई नहीं उसका पीएनएल। ओ दिस इज द ट्रीटमेंट, खत्म, दिस इज रिवैल्यूएशन। एसेट के साथ सिंपल है बेटा, डेप्रीशिएशन निकालना हो तो एसेट में बस प्लस माइनस करना है, डेप्रीशिएशन में ज्यादा रिवैल्यूएशन का लफड़ा नहीं आता, प्लस माइनस करना है। रिवैल्यूएशन का अपना एक इंपैक्ट आता है कि उसका प्रॉफिट में होगा या रिजर्व में। होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा बेटा। बस आखिरी बात, ठीक है, मजा आ गया होगा क्लियर करते। लास्ट बात है बेटा इंटेंजिबल एसेट्स, छोटा सा पॉइंट है। इंटेंजिबल एसेट पे लगता है हमारा AS26, वो सारी एसेट जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जिनका विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, जिनका अपना फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ऑफ कोर्स लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, और ऑफ कोर्स इन्हें आपने हेल्ड फॉर यूज रखा है बिजनेस, आपने अपने बिजनेस यूज करने के लिए रखा है, सारी एसेट कहलाती है इंटेंजिबल एसेट। बहुत सारे एग्जाम्पल, गुडविल अगर मैंने किसी का नाम खरीदा है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, आजकल आपने देखा होगा माइनिंग राइट्स होते हैं, पब्लिशिंग राइट होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं, मैच वगैरह आते हैं तो उसका आईपीएल का कभी जियो ले लेता है, कभी डिज्नी हॉटस्टार, कभी कभी कोई ले लेता है। दैट मीन्स हर किसी के लाइव स्ट्रीमिंग के राइट बिक रहे होते हैं, मूवीज के राइट बिक रहे होते हैं, तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट हैं जो एक राइट दे रहे हो आप, जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं, ठीक है। इन सब पर एएस कहता है 26 हमें लगाना होता है अमोर्टाइजेशन। क्यों सर, क्योंकि इनका भी एक लाइफ होता है, राइट का भी एक टाइम होता है। आपको कोई कॉपी, कोई मान लो मुझे मूवी का राइट मिला, तो मूवी का राइट जिंदगी भर के लिए नहीं मिलता है, मुझे 10 साल के लिए मिलेगा कि 10 साल इस प्लेटफॉर्म पे चलेगा, फिर आगे किसी और प्लेटफॉर्म को बेचा जाएगा। तो वो 10 साल के लिए मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए दिया, तो बाबू 1 करोड़ की एसेट है, पर वो 10 साल में खत्म हो जाएगी ना, 10 साल बाद मेरे लिए उसकी वैल्यू क्या बचेगी, जीरो। तो ऐसा तो नहीं है कि 10 साल तक वो 1 करोड़ रहेगी और एकदम जीरो हो जाए, नहीं, हम उसको धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक, अब यहां सबसे इजी बात यह है कि जैसा डेप्रिसिएशन है वैसे ही अमोर्टाइजेशन है, और यहां कोई लफड़ा नहीं है, यहां सिर्फ एक ही मेथड है एसएलएम। इंटेंजिबल एसेट में हम एसएलएम फॉलो करते हैं, और फॉर्मूला वही है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अगर कुछ है डिवाइडेड बाय लाइफ, खत्म, डिवाइडेड बाय लाइफ, खत्म। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोर्टाइजेशन। क्या सिखाऊं इसमें, एक छोटी सी बात याद रखना है, अगर इंटेंजिबल एसेट की कभी लाइफ मिसिंग हो तो AS26 कहता है कि आप मैक्सिमम जो लाइफ ले सकते हो, वो मैक्सिमम लाइफ जो AS टेंजिबल एसेट की ले सकते हो वो 10 साल ले सकते हो, 10 से ज्यादा अलाउ नहीं है, आप 10 या 10 से ले सकते हो। हाँ अगर आपको 10 से ज्यादा लेनी है तो यू शुड हैव अ कंपनी के पास कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ मेरी इंटेंजिबल, मेरी माइनिंग राइट्स का 15 साल का लाइफ है, तो बेटा 15 साल का एग्रीमेंट फिजिकली होना चाहिए। अगर आप हवा में कह रहे हो तो बेटा बेकार है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको लाइफ अगर क्वेश्चन ना दे तो आप 10 साल अजम्पशन एप्रिशिएट कर, खत्म। से ज्यादा थोड़ी पूरी पढ़ लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, लो भाई बताओ क्या है। कह रहा प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी है, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उन्होंने राइट दिया है एक मूवी का 18 लाख रुपए खरीदा है, बेसिकली इसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये स्ट्रीमिंग पीरियड में कितने साल के लिए मिला, 10 साल, तो लाइफ कितनी होगी 10 साल। अब कह रहा है बाबू बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, लो भाई इन्होंने भी व्यूअरशिप में डिक्लाइन देखा है कि भैया लोग नहीं देख रहे इस मूवी को, और इन्होंने डिसाइड किया है कि इस कंपनी को मूवी हटा देंगे ओनली 5 साल। तो कह रहा है भाई साहब 4th ईयर का डेप्रिसिएशन, वही रिवीजन वाला फॉर्मूला हो गया। बताओ सोल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे आप कहोगे भाई कितने साल, 4 साल के बिगिनिंग, मतलब 3 साल तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाए, तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो बुक वैल्यू एट Y4 बिगिनिंग। तो बताओ सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा, 18 लाख, माइनस करो डेप्रीशिएशन या अमोर्टाइजेशन बोलूं तो ज्यादा अच्छा लगता है, अमोर्टाइजेशन सर कितने 3 साल होगा, 18 लाख ओरिजिनल कॉस्ट,
स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं, ओरिजिनली लाइफ कितनी सोची थी 10 साल, डिवाइडेड बाय 10 साल तो 1 साल का आ जाएगा, 3 साल बताओ तो बेटा कितना हो गया जल्दी बताओ, 18 लाख डिवाइडेड बाय 10 into 3, दिस इज 5,40,000। तो मेरी जो बुक वैल्यू एट Y4 बिगनिंग आ गई, बुक वैल्यू एट Y4 बिगनिंग आई है, वो आई है -18 लाख बेटा, 12,60,000, 12,60,000 बुक वैल्यू। शाबाश मेरे। अब जल्दी बता दो बेटा, बुक वैल्यू अगर डेप्रिसिएशन है तो रिवाइज अमोर्टाइजेशन कितना आ जाएगा, रिवाइज अमोर्टाइजेशन कितना आएगा Y4 का, तो बेटा आप कहोगे रिवाइज्ड बुक वैल्यू, सेम तरीका बेटा कुछ नहीं, सेम माइनस रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड लाइफ। अब पॉइंट ये है यहाँ पर वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया, तो वैल्यू तो 12,60,000 रहेगी, स्क्रैप वैल्यू तो कुछ है ही नहीं क्योंकि मूवी का राइट कौन स्क्रैप में खरीदेगा। और अब जो लाइफ 3 साल बचनी चाहिए थी, 7 साल की लाइफ और बची थी, पर मैं 5 साल में खत्म करूंगा, तो डिवाइडेड बाय 5, तो इसका 12 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हर साल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, सॉरी अमोर्टाइजेशन आ जाएगा 2,52,000 पर एनम। खत्म। कुछ नया है क्या? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में कुछ नया है? नहीं सर, सिंपल कहानी। आप चाहे डेप्रिसिएशन निकालो या अमोर्टाइजेशन निकालो, ऑलमोस्ट सेम फंडा है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है और इनटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन लगता है। वहां AS10 है, यहाँ AS26 है, वहां कई सारे मेथड है, यहाँ सिर्फ एसेट है। बढ़िया है जी, बढ़िया। बस जी बस, अब यही हमारा सफर खत्म होगा, लास्ट पेज तो है थैंक यू का, ठीक है। तो बस मेरे बच्चों थैंक यू सो मच, तो हमारा डेप्रिसिएशन खत्म है, हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, होप सो सारे टॉपिक कवर करें। अब आप एक बार अच्छी मैथ की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी फिर लाइव सेशन में डेप्रिसिएशन IQ वगैरह कराऊंगा मैराथन में, ठीक है। बाकी अगला चैप्टर शुरू करेंगे बिल ऑफ फिक्शन, तब तक के लिए बेटा बने रहो वीडियो पे, लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द